हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं समाकलन। भौतिक विज्ञान में बहुत सारे सूत्रों की स्थापना में, सवालों को हल करने में हमें समाकलन की आवश्यकता रहती है। तो आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें। जहां भी आपको आवश्यकता लगे आप वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स बनाएं। हर बार की तरह वीडियो के बीच बीच में आपको मिलेंगे कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के लिए और उनके उत्तर मिलेंगे आपको अंत में। इस लेक्चर में हम समाकलन के दो प्रकार पढ़ने वाले हैं, अनिश्चित समाकलन एवं निश्चित समाकलन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं समाकलन। हम समाकलन का प्रयोग योग करने के लिए करते हैं। विविक्त मानों का योग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ऐसा लिखा हो i बराबर 1 to 10, तो इसका आशय ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 और आपको 10 तक इसका योग करना है। ये बात हम यहाँ लिख भी लेते हैं। विविक्त मान, जैसे ये एक अलग मान है, ये एक अलग मान है, ये अलग मान है, ऐसे ऐसे अलग मानों का योग करने के लिए इस ग्रीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, जबकि सतत फलन का योग करने के लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानिए कि आपके पास कोई वक्र है और आपको इस वक्र एवं x अक्ष यहां ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र लगा के आप इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे? आपको तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, लेकिन ये जो वक्र है वो न तो त्रिभुज है ना ही चतुर्भुज है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे ज्ञात करें? इस समस्या को हल करने के लिए हमें समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हल करने का एक तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाद में हम जब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो हम वहां इसकी डिटेल भी देखेंगे। आप इसके अंदर बहुत छोटी छोटी पट्टिकाएं माने। अगर पट्टिका की चौड़ाई बहुत ही कम रही हो तो क्या हम इस पट्टिका वाले क्षेत्र को लगभग आयत मान सकते हैं? यहां आप इस तरह के छोटे छोटे अनंत आयत मान सकते हैं और जब इन सारे आयत के क्षेत्रफलों का आप योग करेंगे तो आपको यह क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब एक और उदाहरण से इस चीज को समझ लेते हैं। हम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ये निकाला कैसे जाता है? इसी समाकलन का प्रयोग करके हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां आप देखें, आपको एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त के आपने 4 भाग किए और उन चारों भागों को अलग से रख के उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश की। तो ये चारों भाग जुड़ने के बाद कुछ अजीब सी आकृति बना रहे हैं। हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगली बार आपने वृत्त के 4 की बजाय 8 बराबर भाग किए और आपने उन भागों को एक साथ रखा और फिर से क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश की। अभी भी जो आकृति है वो कुछ ऐसी नहीं है जिसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर पाए। अगली बार आप वृत्त के अनंत छोटे छोटे भाग कर रहे हैं और उन सारे भागों को आप एक साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करें। तो क्या अब आप देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार की आकृति बन रही है? आयत की ये लंबाई आएगी πr और ऊंचाई है r और आयत का क्षेत्रफल आएगा πr × r। तो हमें उत्तर मिल गया πr²। ये इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि सतत फलन का प्रयोग करके कैसे हम गणना करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो समाकलन है उसका निरूपण कैसे दिया जाता है? इस तरीके से अगर कोई राशि लिखी गई हो तो ये समाकलन को निरूपित करती है। आई का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। fx एक समाकलनीय फलन है, ऐसा फलन जिसका समाकलन हो सकता है। अभी और उदाहरण लेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहां जो x है चर राशि, ऐसी राशि जिसका अलग अलग कोई सा भी मान हो सकता है और ये चिन्ह कहलाता है समाकलन का चिन्ह। समाकलन भी वास्तव में एक गणितीय संकारक है। हमने कुछ गणितीय संकारक पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुणा,
भाग और हमने पढ़ रखा है अवकलन। इतने गणितीय संकारक हम लोग पहले से जानते हैं। आज इनमें एक और नया गणितीय संकारक जुड़ रहा है, वो है समाकलन। गणित में प्लस का विपरीत संकारक है माइनस, गुणा का विपरीत संकारक है भाग, वैसे ही अवकलन का विपरीत संकारक है समाकलन। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप इस राशि से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है कि ये राशि किसी भी चीज को निरूपित नहीं करती है, ये अनुपयोगी है। कारण, आपने फलन तो रख दिया, लेकिन किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है ये चीज यहां नहीं बताई गई है। जब तक आपको यहां न बताया जाए कि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो इस तरह की निरूपण का कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है, ये बात अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो हम उसका कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते। सही तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हो 2x dx। अब जो 2x है ये तो है फलन जिसका हमें समाकलन करना है, और इस dx का आशय है कि यहां पे x परिवर्तनशील राशि है। इस तरीके से अगर कोई बात लिखी गई हो तो उसका गणित में कोई न कोई उत्तर निकल के आएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, इस तरीके से लिखना गलत है, ये है सही तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हम जानते हैं कि अवकलन एवं समाकलन परस्पर विपरीत संकारक हैं, तो यहां हम इनमें संबंध स्थापित करते हुए चलेंगे। जैसे d/dx ऑफ c, जहां पे c कोई नियतांक है। हम जानते हैं किसी भी नियतांक का अवकलन सदैव शून्य होता है, तो शून्य का अनिश्चित समाकलन ये आने वाला है आपके पास कोई नियतांक। आ गई बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं। d/dx ऑफ x प्लस सी, यहां पे भी c कोई नियतांक है। अब x का x के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो ये उत्तर हमें याद है, 1 आता है, और नियतांक c का अवकलन आएगा 0, यानी कि इसका उत्तर आने वाला है x प्लस सी। और इसी राशि को कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे समाकलन x की घात 0, तो इसका उत्तर आने वाला है x प्लस सी। देखिए x की घात 0 को क्या माना जा सकता है? 1। ये हमने पहले पढ़ रखा है, शायद आपको याद भी होगा। x की घात 0 का मतलब होता है 1। आगे बढ़ते हैं। d/dr r प्लस नियतांक, तो r का r के सापेक्ष अवकलन उत्तर आएगा 1, और नियतांक का अवकलन तो 0 हो गया। यानी कि अगर ऐसा लिखा हो 1dr समाकलन, तो इसका उत्तर आएगा r प्लस सी। कहीं यदि ऐसा लिखा हो d/d थीटा, थीटा प्लस कोई नियतांक, तो इसका उत्तर आता है 1, और समाकलन 1d थीटा, इसका उत्तर आएगा थीटा प्लस सी। ठीक है, ये बात। एक बार आप यहां तक के सूत्र लिखें, फिर कुछ और सूत्र हम अगली स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन के इस तरफ आपको अवकलन के सूत्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ आप देख पा रहे हैं अनिश्चित समाकलन के सारे सूत्र। भौतिक विज्ञान में गणनाएं आसान करने के लिए हमें समाकलन के इतने सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और इन सारे सूत्रों को लिख लें। इसके बाद हम इनसे संबंधित उदाहरण लेंगे। आप स्क्रीन पर अनिश्चित समाकलन के कुछ प्रश्न देख पा रहे हैं, हम इनको एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 dx। इसको हल करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं x की घात 0। हम पहले से जानते हैं कि x की घात 0 का मान 1 होता है। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ? आपके पास अनिश्चित समाकलन का एक सूत्र है, x की घात n का यदि आपको समाकलन करना हो तो याद है इसका उत्तर क्या आता है? x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस कोई नियतांक c।
तो सूत्र का यदि प्रयोग किया जाए तो x की घात n, और यहां पे n का मान कितना है इस प्रश्न के अनुसार 0, यानी कि ये उत्तर बनने वाला है x की घात 0 + 1 बटा 0 + 1 प्लस कोई नेतांक c। हम सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अंतिम उत्तर आएगा वो आ जाएगा x + c। ठीक है, ये बात ध्यान से इसको देखें, केवल सूत्र में हमने मान रखे हैं। अगला प्रश्न देखें, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। ये r की घात 1 है, यहां पे आप इस घात को 1 मान सकते हैं, और x की जगह आप अब यहां पे r मान लीजिए, यानी कि r की घात 1 का आपको अनिश्चित समाकलन करना है। इस सूत्र के अनुसार उत्तर क्या आने वाला है, r की घात 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस कोई नेतांक c, यानी कि ये अंतिम उत्तर आएगा r² बटा 2 प्लस कोई नेतांक c। ठीक है, अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके का है। थीटा डी थीटा हमें इस तरीके से समाकलन करना है, और अब यहां सूत्र में आप x की जगह मान लीजिए थीटा, तो थीटा की घात 1 है, तो उत्तर आएगा थीटा की घात 1 + 1 बटा 1 + 1। मान यहां रख देते हैं, 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस c, यानी कि ये उत्तर बना θ² बटा 2 प्लस नेतांक c। अगला प्रश्न भी इसी सूत्र से होगा। आप उत्तर बताएं, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। मैं गणना बोर्ड पे कर रहा हूं। x की घात 5 + 1 बटा 5 + 1 प्लस c, तो ये बना x की घात 6 बटा 6 प्लस कोई नेतांक c। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी सूत्र का है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x की घात -1 बटा 2, वर्गमूल का रूट का आशय है, ये x की घात थी 1 बटा 2, और इसको जब आप यहां ऊपर ले गए तो ये घात बन गई -1 बटा 2। हमें अब इसका समाकलन करना है, फिर से इसी नियम का प्रयोग किया जाएगा, और इस नियम में इस बार n का मान क्या रखना है, -1 बटा 2। वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद हल करें और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। x की घात -1 बटा 2 का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। चलिए मैं भी उत्तर यहां लिख देता हूं, x की घात -1 बटा 2 प्लस 1 बटा -1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये बना x की घात 1 बटा 2, यहां भी 1 बटा 2 प्लस c, ये 2 यहां ऊपर आ जाएगा, तो अंतिम उत्तर लिखा जा सकता है 2√x प्लस c। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका उत्तर सही आया होगा। अगला प्रश्न, हमें समाकलन करना है sin 2x का x के सापेक्ष। इसका सूत्र आपको याद है, पिछली स्क्रीन पे हमने सारे सूत्र देखे थे। सूत्र यहां कहीं लिख लेते हैं। समाकलन यदि आपको करना हो sin ax प्लस b का x के सापेक्ष, तो इसका उत्तर क्या आया था, -1 बटा a cos ax प्लस b प्लस कोई नेतांक c। बस इस सूत्र में मान रखने हैं। a की जगह यदि आप तुलना करें तो मान है 2, x की जगह तो x ही पड़ा है, और b की जगह मान है 0। तो बहुत ही आसान सी गणना है, ये उत्तर आने वाला है -1 बटा 2 cos ऑफ 2x, और b का मान तो 0 था, प्लस कोई नेतांक c। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए फिर से आप अगला प्रश्न हल कर सकते हैं। यहां a का मान हो जाएगा 2 और b का मान दे रखा है 5। वीडियो को पॉज करके फटाफट गणना खुद से करें, उत्तर लिखने की कोशिश करें। ये उत्तर आएगा -1 बटा 2 cos 2x प्लस 5 प्लस कोई नेतांक c। ये हमें याद रखना है, अनिश्चित समाकलन के सभी उत्तरों में कोई नेतांक c आएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। आपको समाकलन करना है cos 1 बटा 2 x का। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां सूत्र लिख लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को सूत्र याद भी हो गए होंगे। cos ax प्लस b
का यदि समाकलन x के सापेक्ष करना हो तो इसका उत्तर आता है 1/a साइन ax प्लस b, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए कोई नियतांक c। बस अब तो इससे तुलना करनी है और उत्तर आ जाएगा। यहाँ a का मान लिया जा सकता है 1/2 और b का मान यदि आप तुलना करें तो वो आएगा 0। उत्तर लिख रहे हैं हम यहाँ 1/a का मान है 1/2 साइन ax, a है 1/2, x अपनी जगह पड़ा रहा, प्लस b और प्लस c। ठीक है ये बात, b का मान 0 है अगर आप तुलना करें तो। इसको थोड़ा सा यदि और हल करें तो ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो उत्तर बचा 2 साइन x/2 प्लस कोई नियतांक c। सबको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान गणनाएं हैं, यदि हमें सूत्र याद हैं तो फिर सूत्रों में मान रखते हुए तुलना करते हुए हम इस तरह के सारे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप यहां तक लिखें, फिर अगली स्क्रीन पे हम कुछ और उदाहरण लेंगे। आइए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 9 और 10। उदाहरण संख्या 9 को हल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र यहां कहीं लिख लेते हैं। इसके बाद तो सिर्फ तुलना करनी है। अगर आप तुलना करें तो यहां पे a का मान है 1, यहां b का मान है 2 और यहां n का मान है 5। फिर उस सूत्र में आपको मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप गणना खुद करें, मैं गणना यहां बोर्ड पे हल कर रहा हूं। 1/a का मान था 1, उसके बाद x प्लस 2 की घात 5 + 1 बटा 5 + 1 प्लस कोई नियतांक c। इसको थोड़ा और हल किया जा सकता है। x प्लस 2 की घात 6 बटा 6 प्लस कोई नियतांक c। आई बात समझ में? बहुत आसान है, सूत्र याद हो तो बस आपको मान प्रतिस्थापित करने हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पुनः आप इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इससे तुलना करें तो यहाँ a का मान कितना होगा 1 और b का मान होगा 0। इस प्रश्न को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 × x प्लस 0 की घात -1/7। एक ही तो बात है। अब तुलना करने से गणना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा x की घात -1/7 प्लस 1 बटा -1/7 प्लस 1 प्लस कोई नियतांक c। समाकलन में आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पहला नियम आपके सामने है, नियतांक गुणन नियम। अगर किसी समाकलन में समाकलनीय फलन के साथ कोई नियतांक गुणा में हो तो गणना करने के लिए आप उस नियतांक को समाकलन से बाहर ले लें और उसके बाद आप जैसे अनिश्चित समाकलन को सामान्यतः हल करते हैं उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको कोई इस प्रकार का समाकलन दे रखा हो 5 secant x tan x और आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब इसमें जो 5 है वो नियतांक है, तो इस नियम के अनुसार 5 को आप बाहर लीजिए, आपके पास बचा secant x tan x। अगर आपको सूत्र याद हो तो इसका उत्तर आता है secant x, और चूंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं इसलिए अंत में आएगा एक नियतांक c। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 2। आपको समाकलन ज्ञात करना है बहुत ही सरल सा समाकलन है। यहाँ 3 कोई नियतांक है जो कि समाकलनीय फलन के साथ गुणन में है, तो 3 को गणना करने के लिए बाहर लिया जा सकता है। 3 समाकलन cos 2θ + 1 और आपको समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष। याद है cos फलन का समाकलन क्या आया करता है? ये उत्तर आएगा 1/2 sin 2θ + 1 प्लस कोई नियतांक c। ठीक है ये बात।
एक और प्रश्न इसको समझने के लिए ले लेते हैं। उदाहरण संख्या 3, I इज इक्वल टू समाकलन a साइन ओमेगा टी प्लस फाई dt। इस बार आपको समाकलन करना है समय t के सापेक्ष। इस प्रश्न में आपको दे रखा है यहां पर a कॉमा ओमेगा कॉमा फाई, यह है a, यह है ओमेगा और यह है फाई। a ओमेगा फाई ये तीनों के तीनों नियतांक हैं। ये बात प्रश्न में बोली गई है। चूंकि a कोई नियतांक है जो कि समाकलनीय फलन के साथ गुणा में है, तो इस नियतांक को तो समाकलन से ले लिया जाएगा बाहर, यानी कि आपके पास गणना इस तरह की बचेगी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये W नहीं है, ये एक ग्रीक अक्षर है, इसको बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं फाई। भौतिक विज्ञान में काफी जगह आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इनको अभी से याद करें और समझें। चलिए गणना करते हैं। साइन फलन के समाकलन का सूत्र आपको याद है, समाकलन साइन ax प्लस बी। आपने सूत्र की एक पूरी सारणी देखी थी। इसकी गणना खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद अपना उत्तर चेक करें। इसका उत्तर आएगा -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कोई नियतांक c। आप यहां तक लिखें और इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम संख्या 2। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। नियम संख्या 2, योग तथा अंतर नियम। यदि समाकलनीय फलन इस प्रकार से दे रखे हों तो आप उनका अलग अलग से समाकलन कर सकते हैं। ऐसी चीजें आपने अवकलन में भी पढ़ी है। यदि कुछ फलन जोड़े गए हों या आपस में घटाए जा रहे हों तो आप उनका अलग अलग से अवकलन अथवा समाकलन कर सकते हैं। आइए देखें, उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपको हल करना हो x² - 2x + 5 का समाकलन x के सापेक्ष। तो यहाँ राशियां आपस में या तो जोड़ी जा रही हैं या घटाई जा रही है, तो आप इनको अलग अलग से समाकलित कर सकते हैं। यानी कि इसे लिखा जाना चाहिए x² dx - 2x dx प्लस 5 dx। ठीक है ये बात। अब देखें गणना x² dx, इसके लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लिया जा सकता है? आपको याद होगा x की घात n का यदि x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो इसका उत्तर आता है x की घात n + 1 बटा n + 1 प्लस कोई नियतांक c। इन सारी गणनाओं में अलग अलग नियतांक c आएंगे, उन सबको जोड़ के अंत में हम एक नियतांक लिखेंगे। तो चलिए गणना शुरू करते हैं। ये उत्तर कितना आने वाला है? x की घात 2 + 1 बटा 2 + 1 प्लस इसके साथ कोई नियतांक आया c1। इस गणना को हल करने के लिए 2 जो है वो नियतांक है, और नियतांक यदि फलन के साथ गुणा में हो तो उसको बाहर ले लिया जाता है। यानी कि यहां लिखा जाएगा -2 x की घात 1 का आपको समाकलन करना है। और यहाँ 5 नियतांक है, इस नियतांक को भी बाहर ले लिया गया क्योंकि ये नियतांक फलन के साथ गुणा में है। और यहाँ बचा फिर 1। आ गई बात समझ? इसको 5 × 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 को आप फिर से लिख सकते हैं x की घात 0। ऐसा लिखने से इस सूत्र का आसानी से आप प्रयोग कर पाएंगे। ये भी चीज आप कई बार पढ़ चुके हैं कि x की घात 0 का मतलब आता है 1। आगे और गणना करते हैं। x³ बटा 3 प्लस नियतांक c1 -2 x की घात 1 का समाकलन करना है। तो इस नियम के अनुसार ये बनेगा x की घात 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस कोई नियतांक यहाँ लिखा हमने c2। और इस गणना को हल करना है तो 5 बाहर पड़ा रहा। x की घात 0 का समाकलन इस नियम के अनुसार होगा 0 + 1 बटा 0 + 1 और प्लस कोई नियतांक आ गया c3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। x³ बटा 3, ये 2 और ये 2 निरस्त हो गया, तो आपके पास यहाँ बचा -x², ये नियतांक मैं बाद में लिखूंगा एक साथ, प्लस 5 x की घात 1, तो इसको लिख दिया हमने x,
और ये नीचे बचा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपके पास बचा C1 और C2 और C3। ध्यान से देखिए इसको, मैं फिर से समझा रहा हूं। x³/3 यहां लिख दिया, ये C1 यहां लिख दिया, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, निरस्त हो गए। यहां बचा x² C2 यहां लिखा गया है, ये 5x है और ये 1 है, C3 को यहां लिखा गया है। अब अंत में इन तीनों नियतांकों को जोड़ के हम एक नियतांक लिखेंगे C। ये रहा आपका अंतिम उत्तर, x³/3 -x² + 5x, और इन सारे नियतांकों की जगह ले आए आप एक नियतांक C। तो बहुत ही आसान सा सूत्र है। अगर कुछ राशियां योग अथवा घटाव में हो तो आप उनको अलग अलग से समाकलित कर सकते हैं। लिखें इस उदाहरण को, फिर कुछ और प्रश्न लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। भौतिक विज्ञान में आपको इस गणना की काफी जगह आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हल करने के लिए थोड़ी सी त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो sin² x को लिखा जा सकता है 1 - cos 2x/2। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास sin² फलन का समाकलन करने का कोई सीधा सूत्र नहीं है। तो इस गणना को ऐसा माने, ये है वास्तव में 1 - cos 2x/2। अब इस पे ये योग और अंतर वाला नियम लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/2 dx -1/2 cos, आप इसको लिख सकते हैं 2x + 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, +0 से, ठीक है ये बात। अब इसमें से 1/2 तो नियतांक है, तो इसको आप बाहर ले लें। कौन सा नियम लगा रहा हूं मैं? पहला वाला नियम। और इसको आप लिख सकते हैं x⁻0, ठीक है। -1/2 यहां पे भी बाहर आ गया और आपके पास बचा cos 2x + 0 dx। अब शायद सबको याद आ रहा होगा कहां कहां कौन सा सूत्र लगने वाला है। इस पे तो आप काम में लेंगे x⁻n के समाकलन का सूत्र। मैं बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। x⁻n का जब आप समाकलन करेंगे तो आएगा x⁻n + 1/n+1 प्लस कोई नियतांक c। इसी प्रकार से जब आप cos फलन का समाकलन करेंगे, cos ax + b का समाकलन x के सापेक्ष, तो उसका उत्तर आएगा 1/a sin ax + b प्लस कोई नियतांक c आ जाएगा। गणना करना बहुत आसान है। 1/2 ये बना x⁻0 + 1/0 + 1, और इसमें कोई नियतांक आ गया c1 -1/2। अब इसकी तुलना यहाँ की जा सकती है। a का मान देखिए कितना है, 2, और b का मान है 0। तो मैं मान यहाँ पे रख रहा हूँ 1/2 sin 2x, +0 लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, प्लस कोई नियतांक आएगा c2। ये c1 और c2 इनको एक साथ मिला के लिखा जा सकता है c। तो ये रहा आपका अंतिम उत्तर, x/2 -1/4 sin 2x प्लस कोई नियतांक c। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हो सके तो आप इस उत्तर को डायरेक्ट याद ही कर लीजिए। वीडियो को पॉज करें, इस तरीके को ध्यान से समझें और खुद हल करने की कोशिश करें। भौतिक विज्ञान में ये गणना काफी सारे अध्यायों में, काफी सारे चैप्टर्स में आपके काम आएगी। एक और बेहतरीन प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा ही है। cos² x का समाकलन आपको करना है x के सापेक्ष, और cos² के समाकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र, कोई सीधा सूत्र हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग करने वाले हैं। हम जानते हैं cos² x को लिखा जा सकता है 1 + cos 2x/2।
आप त्रिकोणमिति वाला वीडियो देखें, उसमें आपको इस तरह की सारी गणनाएं मिल जाएगी। अब ये गणना हमारे लिए सरल हो गई। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखा जा रहा है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह की चीज़ें हैं। 1/2 dx, हम ये नियम लगा रहे हैं योग तथा अंतर वाला, ये रहा 1/2 और ये dx प्लस 1/2 कॉस 2x, इसका समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष। इसमें से 1/2 जो है वो नियत राशि है, तो इसको आप बाहर ले आए 1/2 और यहाँ बचा समाकलन dx प्लस 1/2 यहाँ भी नियत है, आपके पास बचा cos 2x प्लस 0 dx। ठीक है, ये बात काफ़ी बार आप ये गणना देख चुके हैं और अब तक तो मेरे ख्याल में आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा कि अगर कहीं समाकलन dx लिखा हो तो उसका उत्तर आता है x प्लस सी। एक्चुअली आप इसको समाकलन 1 dx भी मान सकते हैं, एक गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको सूत्र चाहिए कॉस फलन के समाकलन का, तो ये भी सबको याद हो ही गया होगा, cos ax प्लस b dx। इसका उत्तर आता है 1/a साइन ax प्लस b प्लस c। आप सूत्रों को बार बार लिखें, उससे वो आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए मान रखते हैं, ये बचा 1/2 x प्लस 1/2 और यहाँ मैं मान रखने जा रहा हूँ कॉस फलन का समाकलन यदि आप करें तो आता है 1/a और a की जगह कौन है 2 साइन 2x प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस कोई नियतांक c। वास्तव में एक नियतांक यहाँ आया था और एक नियतांक यहाँ आया था, इन दोनों नियतांकों को जोड़ के हमने एक उभयनिष्ठ नियतांक लिख दिया। आगे से आप भी ये कर सकते हैं, अगर इस तरीके से 2-3 फलन एक साथ दे रखे हों तो अलग अलग नियतांक लिखने के बजाय अंत में एक नियतांक लिख दें। तो ये आ गया इसका अंतिम उत्तर x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस कोई नियतांक c। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे अध्यायों में हमें इस गणना की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान से हल करें और हो सके तो इस उत्तर को याद भी कर लें। यहां तक लिखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये समाकलन करने की एक विशेष विधि है। कई बार हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका समाकलन सीधे करना संभव नहीं होता, तो वहाँ हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए समाकलन करते हैं। आइए इसको सीखते हैं, एक उदाहरण की सहायता से देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपको ऐसा कोई समाकलन दिया जाए अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y dy। क्या इस तरह के समाकलन का हमारे पास कोई सूत्र है? इस तरह का तो कोई समाकलन का सूत्र हमने सारणी में नहीं देखा था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रतिस्थापन द्वारा हल होगा। अब प्रतिस्थापन कैसे करते हैं वो देखें। माना 1 प्लस वाई स्क्वायर को आपने p, ठीक है ये बात, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप p मान लीजिए। दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां आप लिखेंगे d/dy और आपको हल करना है ये। इसी तरीके से इधर लिखेंगे d/dy ऑफ p। अब एक का अवकलन हम जानते हैं शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक तो नियतांक है, और यहां आपके पास बचा d/dy ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d/dy ऑफ p। ये अवकलन हो गया शून्य। वाई स्क्वायर का अवकलन याद है आपको, 2y2 माइनस 1 इज इक्वल टू dp/dy। तो ये बचा 2y और इस dy को यहाँ लाया जा रहा है, तो उधर बच गया आपके पास dp। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझ में आएगी। ये जो 2y dy है, इसकी जगह यहाँ से क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है? dp।
इसीलिए इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखा जा सकता है p। तो मैं अब प्रतिस्थापन कर रहा हूं मानों का, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह लाया जा रहा है p, और जो 2y dy है वो तो हमने अभी ज्ञात किया है, इसकी जगह रखा जा सकता है dp। थोड़ा और इसको आसान बना लेते हैं, ये है p की घात 1/2 dp। कुछ याद आ रहा है इस तरह का समाकलन कैसे करते हैं? अरे ये तो आसान चीज़ है। अगर आपके पास हो x की घात n और इसका समाकलन करना हो x के सापेक्ष, तो कैसे हल किया करते थे? x की घात n+1 बटा n+1 प्लस कोई नियतांक c। तो अब x की जगह p मान लीजिए, ठीक है? ये बात जहाँ जहाँ x था उसकी जगह p है। आइए इसको हल करते हैं, तो ये उत्तर बनेगा p की घात 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस कोई नियतांक c। इस p की जगह रखा जा सकता है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं अंतिम गणना कर रहा हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2 बटा 3/2 प्लस c। ये इस समाकलन का उत्तर आ गया। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आपको कुछ इस तरह का समाकलन दे रखा हो जिसका कोई सूत्र आपको न पता हो, तो उसमें किसी चीज को आप प्रतिस्थापित करने की कोशिश करें। थोड़ी और प्रैक्टिस करने से ये सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। आप यहां तक लिखें, फिर अभी इस पे अपन कुछ और सवाल लेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। अब इस तरह के समाकलन का भी हमारे पास कोई सीधा सूत्र नहीं है, इसका मतलब ये प्रतिस्थापन विधि से हल होगा। प्रतिस्थापन करने के लिए हम ऐसा फलन चुनते हैं जिसका अवकलन करने से हमें कुछ उपयोगी राशि मिल पाए। तो इस बार मैं x³ को p मान रहा हूं। माना हम गणना शुरू कर रहे हैं, x³ बराबर p। अभी आपको फायदा समझ में आएगा कि x³ को p मानने से क्या फायदा मिल रहा है। इसमें हमने किया दोनों तरफ अवकलन, और वो अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष। तो यहां आप लिखेंगे d/dx ऑफ x³ और यहां लिखेंगे d/dx ऑफ p। अब x³ का अवकलन तो हमें याद है, ये उत्तर आता है 3x²। यहां बचा dp/dx। इस dx को मैं यहां ले जा रहा हूं और इस 3 को यहां ला रहा हूं, तो ये बचा x² dx। dx यहां आ गया और 3 यहां आ गया, 1/3 dp। इसका कोई फायदा समझ में आ रहा है अपने को? बिल्कुल। ये जो x² dx है, इसकी जगह लिखा जा सकता है 1/3 dp, और जो x³ है उसकी जगह लिखा जा सकता है p। तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं सवाल के अंदर, x² dx इसकी जगह आप ला सकते हैं 1/3 dp, और ये बचा हमारे पास sin p, क्योंकि x³ की जगह रखा जा सकता था p। अब शायद ये अवकलन सबको आसान लग रहा होगा। 1/3 तो नियतांक है, और हमें याद है गुणन नियम से कि नियतांक समाकलन में यदि गुणा में हो तो वो बाहर आ जाएंगे। तो ये बचा 1/3 समाकलन sin p। ठीक है, p के सापेक्ष आप यहां समाकलन कर रहे हैं। ये सूत्र भी शायद सबको याद होगा, समाकलन sin x। इसका उत्तर क्या आता है? -cos x और कोई नियतांक c। ठीक, तो उत्तर यहां लिख रहे हैं 1/3 sin p का समाकलन आया -cos p प्लस कोई नियतांक c, और इस p का मान तो पहले से ज्ञात है, तो ये -1/3 cos x³ प्लस c। ठीक है, ये बात बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रश्नों को हल करने का। आप यहां तक लिखें, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। इस तरह की गणना का भी कोई सीधा सूत्र हमें याद नहीं है, तो ये प्रतिस्थापन द्वारा हल होगा। वीडियो को पॉज करें और आप खुद सोचें इस बार किस फलन को p माना जाना चाहिए, और आपके पास हिंट ये है कि इस तरह का फलन आप p माने जिसके अवकलन से
आपको कुछ उपयोगी राशि, कुछ उपयोगी पद मिल सके। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि किसको P माना जाना चाहिए। देखें यहां पे बोर्ड पे, माना कि जो साइन T है वो P है। दोनों तरफ T के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह सवाल को हल करने की विधि है। तो यहां आप लिखेंगे d/dt ऑफ साइन T और यहां लिखेंगे d/dt ऑफ P। साइन T का अवकलन T के सापेक्ष, ये आपको याद होगा cos T आया करता है, और ये बचा d/dt ऑफ P। इस dt को यहां लाया जा रहा है तो cos T dt इज इक्वल टू लिखा जा सकता है dp। इसका फायदा अब यहां समझ में आ रहा है। cos T dt की जगह हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं dp का। sin की घात 4 t, तो इसकी जगह क्या ऐसा लिखा जा सकता है p की घात 4। ये sin t की घात 4 को p की घात 4 लिखा जा सकता है, और cos T dt की जगह आप ला सकते हैं dp। ठीक है ये बात। अब p की घात 4 dp को कैसे हल करें, ये सूत्र भी हमें याद है। समाकलन x की घात n, यदि आपको इस तरीके से हल करना था तो उसका उत्तर था x की घात n+1 बटा n+1 प्लस कोई नियतांक c आया करता था। अब जहां x है उसकी जगह आप p मान लीजिए, यानी कि ये उत्तर आने वाला है p की घात 4+1 बटा 4+1 प्लस कोई नियतांक c। और p का मान तो हमें पहले से पता है, p की जगह रखा जा सकता है sin t। तो sin t की घात 5 बटा 5 प्लस कोई नियतांक c। ठीक है, आप इसको लिखें। अब अगले चेक पॉइंट में आपको इस तरह के कुछ सवाल खुद हल करने के लिए मिलेंगे। इसी विधि का प्रयोग करते हुए आप उनको हल करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आइए अब शुरू करते हैं निश्चित समाकलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस समाकलन की सीमाएं नियत होगी, निश्चित होगी। मान लीजिए आपको किसी फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है और उसमें आपको सीमाएं दे दी जाए a से b तक। तो इसका हल करके जो उत्तर आया, मान लीजिए वो gx आता है, ये सीमा a और ऊपरी सीमा b। तो जो अंतिम उत्तर आएगा वो आएगा GB माइनस GA। आइए समझते हैं किस राशि का क्या मतलब है। ये A कहलाती है निम्न सीमा या निचली सीमा, ये B है ऊपरी सीमा, ये fx है समाकलनीय फलन, वो फलन जिसका समाकलन किया जा रहा है। ठीक है, और x है समाकलन का चर। अभी जैसे ही अपन उदाहरण देखेंगे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस तरह के गणनाओं में अंत में c नहीं आएगा। अनिश्चित समाकलन के हर उत्तर में c आया था, पर निश्चित समाकलन के उत्तर में c नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो एक उदाहरण से देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अगर कोई आपसे पूछे समाकलन x dx और 1 से लेके 2 तक, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, और हम करने जा रहे हैं निश्चित समाकलन। इसमें भी सूत्र उसी प्रकार से लगते हैं जैसे अनिश्चित समाकलन में लगे थे। तो इसको हल करने के लिए हमें याद है x की घात n dx। इसको जब आप समाकलित करते थे तो आपका उत्तर आया करता था x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c, यानी कि ये है x की घात 1। तो इसका उत्तर आपके पास क्या आने वाला है, x की घात 2 बटा 2 n+1 बटा n+1। ठीक है, प्लस कोई नियतांक आ गया c। अब आप सीमाएं रखें, इसकी निम्न सीमा है 1 और इसकी ऊपरी सीमा है 2। इस गणना के अनुसार सबसे पहले x की जगह रखी जाती है ऊपरी सीमा। तो यहां x है, इसकी जगह मैं रखने जा रहा हूं ऊपरी सीमा। ध्यान दें बोर्ड पे, इस x की जगह मैंने रखा 2,
ये 2 थी ऊपरी सीमा, यहाँ पहले से वर्ग है बटा 2 प्लस सी, फिर एक माइनस चिन्ह, ये सूत्र में ही दे रखा है माइनस चिन्ह, ये वाला माइनस चिन्ह, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब रखी जाएगी x की जगह निम्न सीमा। तो x की जगह निम्न सीमा रखने का मतलब x की जगह आप रखिए 1 और उसका वर्ग है बटा 2 प्लस सी। इसको आसानी से हल किया जा सकता है। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये c यहां और यहां से निरस्त हो जाएगा, ये प्लस का c और वो माइनस का c है, तो इसका उत्तर आ रहा है 3/2। तो अगली बार से गणनाओं को आसान बनाने के लिए हम c को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो अंततः निरस्त ही होना है। अभी कुछ और उदाहरण लेके अपन इसको समझेंगे, आप यहां तक की चीजें लिखें। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है π/2। आप सबको साइन फलन के समाकलन का मान तो याद ही होगा, साइन थीटा डी थीटा, इसका उत्तर आता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। पिछली गणना से हम देख चुके हैं कि सी तो निरस्त होगा, तो इसलिए सी का प्रयोग मैं यहां नहीं कर रहा। इस साइन थीटा का जब आप समाकलन करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस कॉस थीटा, और निम्न सीमा है 0, ऊपरी सीमा है π/2। अब सबसे पहले ऊपरी सीमा को यहां रखा जाएगा, यानी कि थीटा की जगह आप रखेंगे π/2, तो ये उत्तर बना माइनस कॉस π/2। फिर सूत्र में ही एक ऋणात्मक चिन्ह है, ये वो ऋणात्मक चिन्ह आ गया। फिर थीटा की जगह आप रखेंगे निम्न सीमा, तो लिखा जाएगा माइनस कॉस 0। फिर से समझा रहा हूं क्या करना है। साइन फलन का जब समाकलन करेंगे तो वो आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। प्लस सी यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पिछले उदाहरण की तरह से सी यहाँ पे निरस्त हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप थीटा की जगह सबसे पहले रखेंगे ऊपरी सीमा, यानी कि कॉस π/2 बचेगा यहाँ पे, और फिर एक ऋणात्मक चिन्ह सूत्र में है। फिर थीटा की जगह आप रखेंगे निम्न सीमा। ये इसको हल करने का तरीका है। अब आप मान रख सकते हैं। त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कॉस π/2 इसका मान होने वाला है 0, माइनस कॉस 0 का मान होता है 1। ये मान आप सबको याद होंगे, तो हमारे पास अंतिम उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, ये बात बहुत ही सरल रहती है इनकी गणना। सबसे पहले ऊपरी सीमा रखते हैं और उसके बाद माइनस का चिन्ह रख के निम्न सीमा को रख के हल करते हैं। आप यहां तक लिखें, इसके बाद फिर अगला सवाल लेते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद हल करने की कोशिश करें। मैं इसको बोर्ड पे हल कर रहा हूं। कॉस फलन के समाकलन का मान हम सबको पता है, इसका उत्तर आने वाला है साइन थीटा प्लस सी। पर गणना करते वक्त हम सी को नहीं रखेंगे। पिछले उदाहरणों में हम देख चुके हैं कि सी निरस्त हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस फलन को हल करते वक्त आप रखेंगे साइन थीटा। निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है π/2। अब गणना करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ऊपरी सीमा रखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे साइन π/2 माइनस, फिर आप रखेंगे निम्न सीमा थीटा की जगह, तो साइन 0। ठीक है, ये बात। साइन π/2 का मान आएगा 1 और साइन 0 का मान होता है 0, तो अंतिम उत्तर हमारे पास आ गया 1। सबका यही उत्तर आया होगा। चलिए यहां तक लिखिए और फिर अगला सवाल लेते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न सीमा है 0, ऊपरी सीमा है पाई, और आपको कॉस फलन का समाकलन करना है। कॉस फलन का समाकलन तो हम सब पहले से जानते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा की निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा है पाई। ठीक है, ये बात। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे ऊपरी सीमा, यानी कि ये बनेगा साइन पाई। इस थीटा की जगह आ गई ऊपरी सीमा पाई, फिर आता है एक ऋणात्मक चिन्ह,
और फिर इसकी जगह रख दिया आपने 0। ये सारे मान आपको याद होंगे। साइन पाई रेडियन हुआ करता है 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0 एवं साइन 0 का मान भी 0 ही होता है। इसका मतलब इस गणना का अंतिम उत्तर आने वाला है 0। ठीक है, सरल सा प्रश्न है। अगले प्रश्न में मैं कॉस फलन की जगह यहां ले लूंगा साइन फलन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साइन फलन के लिए गणना खुद करके देखें। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। साइन फलन का समाकलन करना है, सीमाएं हमें दी गई है। साइन फलन के समाकलन का सूत्र भी हमें याद है। समाकलन यदि साइन फलन का करना हो तो उसका उत्तर आता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब हम यहाँ सी नहीं रखेंगे क्योंकि वो अंततः निरस्त हो जाएगा, तो इस साइन फलन की जगह आप लेके आए माइनस कॉस थीटा और जो निम्न सीमा है वो है 0, ऊपरी सीमा है पाई। हर बार की तरह इस थीटा की जगह पहले आप रखेंगे ऊपरी सीमा, तो आप लिख पाएंगे माइनस कॉस पाई। फिर सूत्र में ही एक ऋणात्मक चिन्ह है, वो चिन्ह हमने यहाँ लिखा माइनस कॉस। अब थीटा की जगह आप लाएंगे निम्न सीमा जो कि है 0। ठीक, मान रखें कॉस पाई रेडियन का मान हुआ करता है -1 माइनस कॉस 0 का मान होता है 1। हल कर लेते हैं, ये बना प्लस का 1 और ये भी बना प्लस का 1, तो इसका उत्तर आ गया 2। ये एक शानदार प्रश्न है। भौतिक विज्ञान में काफ़ी जगह आपको इस गणना की आवश्यकता पड़ेगी। अंततः आप इसका उत्तर भी याद कर लें तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे थीटा के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। इस तरह का समाकलन करने के लिए आपको सूत्र याद होगा। अगर आपसे कोई पूछे साइन ax प्लस बी, x के सापेक्ष जब आप समाकलन करते हैं तो इसका उत्तर क्या आता है -1/a कॉस ax प्लस बी प्लस कोई नियतांक c आया करता है। जहां x है उसकी जगह तो है थीटा, a की जगह मान है 1 और b की जगह मान यदि तुलना करें तो वो है फाई। 1 थीटा प्लस फाई, तो 1 बन जाएगा a, x की जगह है थीटा और b की जगह है फाई। ठीक है, ये बात उत्तर लाने के लिए यहाँ गणना कर लेते हैं। इसका उत्तर आएगा -1/a, a का मान तो खुद ही 1 है, कॉस ax प्लस बी। जब आप ax प्लस बी का मान रखेंगे तो ये बचेगा थीटा प्लस फाई। प्लस सी यहाँ नहीं लिख रहे, हम जानते हैं अंततः गणनाओं में प्लस सी निरस्त हो जाएगा। अब सीमाएं रखें, निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 2 पाई। ठीक, सबसे पहले थीटा की जगह ऊपरी सीमा रखी जाएगी। यहाँ समाकलन का जो चर है वो है थीटा, तो गणना पे ध्यान दें। हमारे पास यहाँ जो गणना आएगी उसमें हम लिखेंगे माइनस कॉस और इस थीटा की जगह रखा जाएगा सबसे पहले 2 पाई। ठीक, प्लस फाई अपनी जगह पड़ा था, इसको यहीं छोड़िए। फिर एक माइनस चिन्ह यहाँ से आता है सूत्र से, ये माइनस चिन्ह लिख दिया। अब थीटा की जगह रखी जाएगी निम्न सीमा, तो वो भी मान मैं रख देता हूँ यहाँ माइनस कॉस। थीटा की जगह आप रखेंगे 0 और यहाँ आ गया फाई। कॉस 2 पाई प्लस फाई, आपको इसका मान याद है? ये मान आने वाला है कॉस फाई। एक माइनस चिन्ह पहले से बाहर पड़ा है, कॉस 2 पाई प्लस फाई का मान आएगा कॉस फाई और ये माइनस और माइनस मिलके हो गया यहाँ पे प्लस कॉस फाई और अंततः ये सब निरस्त होके उत्तर आ गया 0। यहाँ पे फाई का कोई भी मान दे दे, ये अंतिम उत्तर हमेशा कितने आने वाला है 0। आप इसको यहां तक लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निश्चित समाकलन एवं वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल।
कई बार भौतिक विज्ञान में ऐसी गणनाओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें किसी वक्र तथा अक्ष के मध्य घेरा गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। जैसे इस उदाहरण में मानिए कि आप ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। इस पूरे क्षेत्रफल को हम नाम दे रहे हैं ए। अब आपको कुछ क्षेत्रफल के सूत्र तो पहले से पता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पर ये कोई अजीब सा वक्र है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं समाकलन का। देखिए कैसे गणना करें। सबसे पहले आप यहां पे एक छोटी सी आयताकार पट्टिका माने। इस छोटी आयताकार पट्टिका की मोटाई मान ली आपने dx, और इस छोटी आयताकार पट्टिका के भीतर जो क्षेत्रफल समाहित है वो हमने मान लिया dA। तो dA का जो मान आएगा वो आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आप इसको लगभग आयत मान सकते हैं। इसकी चौड़ाई तो है dx और इसकी लंबाई हो जाएगी fx। dA बराबर आप लिख सकते हैं fx dx। फिर से देखें, इस वक्र तथा अक्ष के मध्य रेखांकित क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने यहां एक बहुत छोटी आयताकार पट्टिका मानी है, ऐसी पट्टिका जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। इस आयत का क्षेत्रफल अगर dA माना जाए तो dA आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई यहां पे है dx और इसकी लंबाई है fx। अब पूरा क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल A, तो आपको इस dA का समाकलन करना चाहिए, और समाकलन की निम्न सीमा होगी A और ऊपरी सीमा होगी B, यानी कि A से B तक समाकलन करना है। इसी को लिखा जाएगा फिर से fx dx। A से लेके B तक आपको समाकलन करना है, यानी कि किसी भी वक्र तथा दिए गए अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निश्चित समाकलन का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इस प्रकार का जो वक्र है हम जानते हैं परवलयाकार वक्र बनता है, और चूंकि x की घात 2 है, यानी कि ये x अक्ष को छुएगा और इसका फोकस आएगा y पर। तो सबसे पहले तो मैं वक्र बना देता हूं। इस प्रकार का हमारे पास वक्र बनेगा। ये हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष, और इधर की तरफ होगी -x अक्ष, इधर है -y अक्ष। यह है मूल बिंदु O। अब आपको 1 एवं 2, जब x का मान है 1 और x का मान है 2, यहां कहीं मान लिया x का मान आता है 1 और यहां कहीं x का मान है 2। इसका मतलब आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये एरिया। अब क्या इसका कोई सीधा सूत्र हम जानते हैं? ये तो परवलयाकार आकृति है, इसका कोई सीधा सूत्र नहीं पता, इसलिए हम प्रयोग करने वाले हैं समाकलन का। देखें, a इज इक्वल टू निम्न सीमा है 1, ऊपरी सीमा है 2, और हमें समाकलन करना है इस फलन x स्क्वायर का। ये उत्तर आएगा x³ / 3। इसकी निम्न सीमा है 1 और इसकी ऊपरी सीमा है 2। हल करना भी हमें याद है। सबसे पहले x की जगह रखेंगे ऊपरी सीमा, यानी कि 2⁻³ माइनस, फिर x की जगह आएगी निम्न सीमा 1⁻³ 8/3 माइनस 1/3। तो इसका उत्तर आएगा 7/3 इकाई। देखिए, बहुत सरलता से हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आइए बात समझ में। लिखें आप इसे, फिर कुछ और उदाहरण लेते हैं अपन। एक और प्रश्न देखते हैं। इस बार हमने सीमाएं बदल दी है, -2 से लेके 2 तक सीमा है। तो अगर यहाँ कहीं आप माने कि ये x बराबर 2 है, तो इस तरफ यहाँ कहीं है -2। तो हमें जो क्षेत्रफल वास्तव में ज्ञात करना है वो क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से रेखांकित किया जा रहा है। फिर से वही बात, इस तरह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई सीधा सूत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे निश्चित समाकलन का।
पिछली बार की तरह गणना है, आप वीडियो को पॉज करें और गणना करके अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ये गणना यहाँ कर रहा हूँ। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स और -2 से लेके 2 तक। एक्स स्क्वायर डी एक्स को हल करने से उत्तर आएगा x³/3, लिमिट है -2 से लेके 2 तक। गणना करना हम जानते हैं। सबसे पहले x की जगह रखी जाएगी ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा है 2, तो x की जगह आप ले आए 2, इसकी घात है 3/3। फिर एक सूत्र का माइनस रखा जाता है। x की जगह अब रखा जाएगा -2, यानी कि -2^³/3। आइए गणना देखें। 2³ यानी कि 8/3, -2^³ ये बनेगा -8/3, तो उत्तर आएगा आपके पास 16/3 इकाई। यहां आप एक और चीज देख सकते हैं, ये जो वक्र का तारांकित क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है, क्या वो दोनों समान होंगे? गणितीय गणना से भी आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। ये क्षेत्रफल 8/3 इकाई होगा और ये वाला क्षेत्रफल भी 8/3 इकाई होगा, क्योंकि वक्र में सममिति है। इसलिए जो कुल क्षेत्रफल है वो आएगा 16/3 इकाई। ठीक, लिखें यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इस बार थोड़ा सा मैंने डेटा में चेंज किया है। आप वीडियो को यहीं पॉज करें और खुद हल करने की कोशिश करके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक मैं इसको बोर्ड पे हल करता हूं। कुछ समझदार बच्चे शायद उत्तर पा चुके होंगे गणना करके। मैं गणना यहां कर देता हूं समझाने के लिए। हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल A और इसका सूत्र हम जानते हैं -2 से लेके 2 तक x³ का आपको करना था समाकलन। x³ का समाकलन का उत्तर आता है x⁴/4। निम्न सीमा है -2 और ऊपरी सीमा है 2। गणना करना तो हम जानते हैं। सबसे पहले x की जगह रखी जाएगी ऊपरी सीमा, यानी कि 2⁴/4, फिर एक माइनस चिन्ह, फिर x की जगह रखी जाएगी निम्न सीमा, यानी कि -2⁴/4। आ गई ये बात समझ में? 2⁴ का मतलब 16/4 और ये मान भी धनात्मक ही आएगा 16/4। इसका उत्तर आ गया 0। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, आप इसको लिखें। फिर हमने देखा कि निश्चित समाकलन द्वारा किसी वक्र के अंतर्गत अक्ष के साथ क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो इन सारे उदाहरणों को मैं चित्रों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखें उदाहरण संख्या 1, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में फलन था y = x और हमें समाकलन करना था 1 से लेके 2 तक। तो अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो यहां बन रहा है एक समलम चतुर्भुज, और समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो हम जानते ही हैं। ठीक इसी तरह हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वक्र एवं अक्ष के मध्य घेरा गया क्षेत्रफल समाकलन द्वारा अथवा किन्हीं सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कई बार वक्र इस प्रकार के होते हैं जिनके क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान रहता है, और अगर मान लीजिए कि वक्र के क्षेत्रफल का सूत्र हमें न पता हो तो निश्चित समाकलन का उपयोग किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक, निश्चित समाकलन द्वारा वृत्त के क्षेत्रफल की गणना। वीडियो की शुरुआत में हमने वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के भाग कर करके ज्ञात किया था। इस बार हम समाकलन का प्रयोग करते हुए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त मानिए जिसकी त्रिज्या r है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्याज का। जी हाँ, प्याज का। कैसे? आप इस प्याज को आधा काटें, उसके बाद दिए गए चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे संकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं। तो गणना करने के लिए हम वृत्त के केंद्र से x दूरी पे जाएंगे और x दूरी पे जाके एक dx मोटाई की वलय मान लेंगे। आ गई ये बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हम वृत्त के केंद्र से
x दूरी पर जाएंगे और वहां dx मोटाई की एक वलय मान लेंगे। अब ये जो dx मोटाई वाली वलय है, इस वलय को मैं काट के सीधा कर रहा हूं। अगर आप वलय को काट के सीधा कर दें तो वो आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लाल रंग वाली वलय को हमने काट के सीधा कर दिया, बहुत सही। वो आकृति दिखाई देगी एक आयत की तरह। और आयत का क्षेत्रफल तो लिखना हम सब जानते हैं। मानिए वो छोटी सी जो आकृति बनी आयताकार, उसका क्षेत्रफल है dA। तो dA आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। उस आयत की लंबाई होगी 2πx और उस आयत की चौड़ाई है dx। ठीक है यहां तक? क्योंकि जो आपने वलय काटी थी उसकी त्रिज्या थी x, तो आप परिधि ज्ञात कर सकते हैं। परिधि आएगी 2πx और वही परिधि इसकी लंबाई बन जाएगी और चौड़ाई तो dx मान ही रखी थी। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस dA का समाकलन कर देंगे, उससे आपको संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यह समाकलन कहां से कहां तक किया जाए? समाकलन की ऊपरी और निम्न सीमा आप बता सकते हैं? x का मान कहां से कहां परिवर्तित हो सकता है? अगर आप इस प्याज वाले उदाहरण को देखें तो सबसे छोटी जो वलय आप मान सकते हैं उसकी त्रिज्या होगी 0। केंद्र पे जो वलय बन रही है उसकी त्रिज्या आएगी 0 और उसके बाद आप जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे अलग अलग वलय की त्रिज्या बढ़ती जाएगी और अंततः सबसे बड़ी जो वलय बनेगी उसकी त्रिज्या आएगी कैपिटल R। यानी कि इसमें जो सीमाएं आएंगी, निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा आएगी कैपिटल R। अब तो हम नियम जानते हैं, 2π नियतांक है और नियतांक को हम ले लेते हैं समाकलन से बाहर। तो ये लिखा जाएगा 2π और यहां अपने पास बचा x dx, जिसकी सीमाएं हैं 0 से लेके R तक। ठीक, x dx का समाकलन तो सबको ही याद है, यह आता है x²/2, निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा R। सीमाएं कैसे हल करते हैं निश्चित समाकलन में? बढ़िया, सबसे पहले यहां x की जगह रखी जाएगी ऊपरी सीमा, फिर एक माइनस चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह लगा के रखी जाएगी x की जगह निम्न सीमा। तो मैं यहां सीमाएं रखने जा रहा हूं, 2π अपनी जगह पड़ा रहा। इस x की जगह सबसे पहले आप रखेंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा है R, तो यहां बना R²/2। फिर सूत्र में ही एक ऋणात्मक चिन्ह था, कई बार हम ये गणना देख चुके हैं। x की जगह अब आएगी निम्न सीमा, निम्न सीमा है 0 और 0 का वर्ग बटा 2। बहुत ही सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल बना πr²। बढ़िया और शानदार उत्तर। आप यहां तक लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दिए गए अंतराल में सतत फलन का औसत मान। भौतिक विज्ञान में कई बार हमें सतत फलनों के औसत मान की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई फलन दिया गया है और हमें इस अंतराल में इसका औसत मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। औसत मान बराबर, सीमाएं दी गई है 0 से 1, निम्न सीमा 0, ऊपरी सीमा 1। फलन आपको दिया गया है 2x + 3 और यहां आपको सीमाएं रखनी है फिर से 0 से 1। यहां दो चीजें योग में हैं, तो हमने एक नियम पढ़ा था अनिश्चित समाकलन में कि चीजें योग में हो तो उनको अलग अलग से समाकलित कर सकते हैं। ऐसा नियम अवकलन में भी था, वो नियम निश्चित समाकलन में भी काम आता है। यानी कि इसको आप लिख पाएंगे 0 से 1 2x dx प्लस 0 से 1 3dx बटा 0 से 1 dx। ठीक, फिर एक और नियम था कि कोई नेतांक यदि गुणा में हो फलन के साथ तो उसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं। यानी कि ये लिखा जा सकता है 2 0 to 1 x dx, 3 भी नियतांक है 0 to 1 dx बटा 0 to 1 dx। ठीक है, ये बात दो नियतांक था,
समाकलन से बाहर लिया, 3 नियतांक था, समाकलन से बाहर ले लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। x dx, इस समाकलन का उत्तर आएगा x² 2 और सीमा तो हमें पता है, निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा है 1, प्लस 3 समाकलन dx, इसका मान आएगा x, सीमा है इसकी 0 से लेके 1 तक, बटा ये dx का समाकलन आएगा x, इसकी भी सीमा है 0 से लेके 1 तक। आप इसको हल करें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं गणनाएं यहाँ कर रहा हूँ। 2 बाहर पड़ा रहा। सबसे पहले मैंने रखी ऊपरी सीमा, तो ये बनेगा 1² 2। फिर मैंने रखी निम्न सीमा, तो ये बना 0² 2 प्लस 3, ऊपरी सीमा है 1, निम्न सीमा है 0 बटा 1 माइनस 0। x की जगह सबसे पहले ऊपरी सीमा रखी और फिर आपने रखी निम्न सीमा। इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 2 × 1/2, तो यहाँ बनेगा 1 और यहाँ है 3। अंतिम उत्तर आपके पास आएगा 4। बहुत ही बढ़िया सवाल। इस फलन का इस अंतराल में औसत मान आने वाला है 4। आपका भी यही उत्तर आया होगा। यहाँ तक लिखें, फिर एक और प्रश्न लेंगे अपन इस पे। एक और शानदार प्रश्न। आपको चाल एवं समय के मध्य कोई इस तरह का ग्राफ दे रखा है और आपको t बराबर 0 सेकंड से लेके 25 सेकंड के समय अंतराल के लिए औसत चाल का मान ज्ञात करना है। सरल सा प्रश्न है। औसत चाल का मान ज्ञात करने के लिए हल यहाँ लिख लेते हैं। औसत चाल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपने फलन का यहाँ ऊपर निश्चित समाकलन किया हुआ है। निश्चित समाकलन से हमें प्राप्त होता है क्षेत्रफल। तो इस आकृति का क्षेत्रफल लिखने का सूत्र हम जानते हैं। इस भुजा की लंबाई है 10 और ये एक भुजा है, नीचे वाली बड़ी वाली भुजा जो है ये वाली, इस भुजा की लंबाई है 25। तो 10 + 25 इंटू उन भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी, उन भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी है 20। ये ऊपर वाला पद हल हो गया। और नीचे आपको रखना है अंतराल। अंतराल दे रखा है 25। इसकी गणना कीजिए, क्या उत्तर आता है। 25 + 10 35, 35 × 20 यानी कि ये बना 700। 700 बटा 2 यानी कि ये आ गया 350 बटा ये आ गया 25। इसको हल करने से उत्तर आएगा 14 मीटर/सेकंड। यानी कि इस पूरी यात्रा के दौरान 0 से लेकर समय 25 सेकंड तक अगर कोई आपसे पूछे कि गाड़ी की औसत चाल कितनी है तो उसका उत्तर आने वाला है 14 मीटर/सेकंड। ठीक है, यहां तक आप लिखें और इस जगह समाकलन की सारी गणनाएं खत्म हो जाती है। अब आपको मिलेंगे अगली स्क्रीन पे सारे चेक पॉइंट वाले सवालों के उत्तर।